हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग के बारे में। तो पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने एसबीआई के इमर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से एसबीआई इमर्ज हुआ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या होता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, राइट? तो अब आपको जब भी नेशनलाइजेशन की बात आती है, राष्ट्रीयकरण की बात आती है, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बैंक्स के राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि प्राइवेट से गवर्नमेंट के हाथों में ओनरशिप आ जाना। जी हाँ, जब बैंक्स में क्या हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जब हम आरबीआई के नेशनलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो उस पे क्या था, हमने डिस्कस किया था कि पहले सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ हुआ करती थी जो बैंक्स को कंट्रोल या रेगुलेट करती थी, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल या रेगुलेट करती थी, राइट? तो नेशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। सबसे पहले एसबीआई आपका नेशनलाइज हुआ और फिर अदर नेशनलाइजेशन आपका हुआ 1969 में। तो ये नेशनलाइजेशन करना क्या था, इट वाज कि आपका जो प्राइवेट कंट्रोल के अंडर जो बैंक्स काम कर रहे हैं उन्हें पब्लिक ओनरशिप के अंदर लाना, उसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो नेशनलाइजेशन को समझने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जैसे एक कंपनी होती है तो उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो जितना ज़्यादा जिसके पास हिस्सा रहेगा उसका कंपनी पे उतना ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा। तो सेम थिंग हैपन्स इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है? तो बैंक्स में क्या होगा, जितने ज़्यादा शेयर्स जिसके पास रहेंगे उसका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं तो हम इसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, और अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रहते हैं तो हम इसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो दिस इज़ नेशनलाइजेशन, जब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक के ओनरशिप के अंडर लाया जाता है, यानी कि जो मैक्सिमम शेयर्स है दैट विल बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स जब गवर्नमेंट खरीद लेती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग की, तो इसे इंडिया में 3 फेजेज़ में समझा जा सकता है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 अर्ली फ़ेज़ है, जहाँ पे हम लोगों ने ये आपका जो प्री इंडिपेंडेंस के वाला जो फ़ेज़ है, टाइम पीरियड है, और इंडिपेंडेंस के बाद वाला कुछ एक ईयर्स हैं, राइट? इसमें क्या क्या हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टेब्लिश हुआ था विच वाज द फर्स्ट बैंक, ठीक है? फिर आपके 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स आए, उनको बाद में इम्पीरियल बैंक कहा गया, और फिर बाद में 1955 में क्या किया गया, वही इम्पीरियल बैंक आपके क्या बन गए, एसबीआई, राइट? तो दिस इज़ अबाउट द अर्ली फेज़। अर्ली फेज़ में आपकी ये सारी चीज़ें रही। फिर फेज़ 2 में आपका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन होना शुरू हुआ, बैंक का नेशनलाइजेशन होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि अगर आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है या फिर आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, सभी सेक्टर का इक्वल डेवलपमेंट देखना है, तो एक इकोनॉमी का स्ट्रेटेजिक सेक्टर यानी कि विच वाज द फाइनेंसिंग सेक्टर यानी कि बैंक्स, दैट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इस दौरान क्या हुआ, बैंक्स का नेशनलाइजेशन शुरू हो गया। तो 1991 से पहले का ये फेज़ था व्हेन आवर इकोनॉमी यूज्ड टू बी अ क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट? इतनी ज़्यादा लिबरल नहीं थी। फिर हमारा 1991 में आए एलपीजी रिफॉर्म्स, और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी चेंजेस आए। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या था, एलपीजी रिफॉर्म्स है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश की, थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम कर देते हैं, जैसे कि पहले अगर आपको कोई भी बिज़नेस करना है तो गवर्नमेंट की वो लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है या कंडीशंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है। लेकिन लिबरलाइजेशन में आपको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, ताकि लोग क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने के लिए एनकरेज हो जाए, राइट? फिर उसके बाद हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं कि वो भी
इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, अपना हाथ आजमा सकते हैं और इकोनॉमी को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है जब हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने देश की सीमाओं में ना रहकर बाहर भी ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनको अपलिफ्ट मिल जाता है इस तरह के रिफॉर्म से। तो 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए तो बैंकिंग सिस्टम में भी एक काफ़ी चेंज देखने मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले था सोशल वेलफेयर, क्योंकि क्या है, पहले जब प्राइवेट एंटिटीज़ के कंट्रोल में हुआ करता था ये पूरा बैंकिंग सिस्टम, तो इनका मोटिव होता था सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि ये सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में या उन्हीं फील्ड्स में मनी लेंड करेंगे या फिर मनी को सप्लाई करेंगे, क्रेडिट सप्लाई करेंगे जहाँ से इन्हें अपना प्रॉफिट दिखता हो, ठीक है। सोशल वेलफेयर या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से उन्हें कोई कंसर्न नहीं था। तो इसलिए क्या ज़रूरत थी कि जो एक बहुत ही मेन सेक्टर, एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है जो इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकती है, आपकी इकोनॉमी को डेवलप बना सकती है, डेवलप्ड इकोनॉमी बना सकती है, उसे गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ चूज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस में हमेशा सोशल वेलफेयर इज़ द प्राइम कंसर्न, जबकि प्राइवेट एंटिटीज़ में प्रॉफिट इज़ द प्राइम कंसर्न। तो इसलिए ज़रूरत थी कि नेशनलाइजेशन कर दिया जाए बैंक्स का। फिर आता है आपका कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपलीज। मोनोपली का मतलब होता है एकाधिकार। तो आप जानते हैं कि नेशनलाइजेशन से पहले तक क्या था कि सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ का कंट्रोल था बैंकिंग सिस्टम में, राइट। तो सिर्फ जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती थी वही अपने बैंक स्टार्ट किया करते थे या ओपन किया करते थे, सेटअप किया करते थे, राइट। तो वहाँ पे ज़रूरत थी कहीं ना कहीं प्राइवेट मोनोपलीज़ को कंट्रोल करने की, ख़त्म करने की, इसलिए नेशनलाइजेशन करना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन की। नेशनलाइजेशन हैपेंड इन 2 फेजेस। फेज़ 1 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया इन 1969 और फेज़ 2 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया इन 1980। तो कंडीशंस में क्या डिफरेंस था कि पहले जो आपका डिपॉजिट होना चाहिए था नेशनलाइजेशन के लिए बैंक का, दैट वाज 50 करोड़, जबकि नेक्स्ट फेज़ में ये कितना हो गया आपका 100 करोड़। मतलब मिनिमम डिपॉजिट आपके पास 100 करोड़ होना चाहिए इफ़ वन बैंक नीड टू बी नेशनलाइज, मतलब तभी नेशनलाइज हो सकता है जब आपके पास इतना डिपॉजिट हो। तो अगर हम बात करें फर्स्ट 14 बैंक्स की, तो दीज आर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड फेज़ में जो बैंक्स नेशनलाइज हुए हैं उनमें था द आंध्रा बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, द ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, द विजया बैंक लिमिटेड, द न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दीज वर द बैंक्स विच वर नेशनलाइज्ड इन सेकेंड फेज़। इनका इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर हाँ आप IBPS या फिर बैंक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, SBI के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो मे बी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि विच जैसे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज नॉट नेशनलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज़, या 1969 में कौन कौन से बैंक्स इनमें से नेशनलाइज हुए थे, इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स की। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए नेशनलाइजेशन के? एक तो सेविंग्स बढ़ गई। क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट के साथ जब भी चीज़ों को हम जोड़ कर देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें एक सिक्योर्ड सी फीलिंग आती है, राइट। हमारी जॉब्स देख लीजिए, हमें थोड़ी सी सिक्योर्ड फीलिंग आती है, यार गवर्नमेंट जॉब होगी तो ठीक है, मतलब अच्छा है, राइट। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, तो लोगों का क्या है, बैंक्स के प्रति थोड़ा
थोड़ा सा फेथ बढ़ गया, जिसकी वजह से जो सेविंग्स है उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ, राइट। और प्लस जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, इट वाज पेनिट्रेटिंग दोज एरियाज ऑल्सो, दोज सेक्शन ऑल्सो, जहाँ पर पहले प्राइवेट एंटिटीज़ ने बैंकिंग अपना सेटअप नहीं किया था, क्योंकि जो आपका गवर्नमेंट है उनका तो ऑब्जेक्टिव था कि जो ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसको बढ़ाया जाए, और ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उसे हर जगह पहुंचाया जाए, हर सेक्शन, नो मैटर कि वो सेक्शन कितना ही पुअर है या फिर कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही क्या है, जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करना है। एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, सबका विकास होना बहुत ज़रूरी है। फिर वहीं अगर हम बात करें बैंक एफिशिएंसी की, तो हाँ, बैंक की एफिशिएंसी में भी डिफरेंस आया आफ्टर नेशनलाइजेशन, क्योंकि क्या है कि अब उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, और इतना सारा पैसा है, राइट, किस तरह से उसको चैनलाइज करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती थी बैंक्स में, और किस तरह से इन पैसों को यूज़ करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो आप कह सकते हैं कि देयर वॉज एन इम्प्रूव इन द बैंक एफिशिएंसी। फिर आपका आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बूस्ट। तो अब आपके जो लघु उद्योग वाले हैं, जिनको स्मॉल स्केल पर बिजनेस करना है, राइट, पहले तो उन्हें क्या होता था, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि आइडियाज़ और स्किल्स होने के बावजूद भी वो अपना कामकाज शुरू नहीं कर पाते थे और इनकम जनरेट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ और बैंक्स ने हर एक सेक्शन को कंसिडर करना शुरू किया, तो वहीं पे क्या हुआ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी बूस्ट मिला, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस जब उन्हें मिला नेशनलाइज्ड बैंक्स की तरफ से, तो वो भी अपने आइडियाज़ को क्या कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, जो कि पोटेंशियल थे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या फिर इनकम जनरेट करने के लिए। पेनिट्रेशन ऑफ बैंक्स, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो गवर्नमेंट है उनका क्या फंडा रहता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, राइट। इकोनॉमी में हर एक एरिया, चाहे वो रिमोट एरिया है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, सब जगह क्या होनी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, राइट। तो क्या हुआ कि नेशनलाइजेशन होने के बाद उन शहरों में भी बैंक्स ओपन कर दिए गए, या गाँव में भी बैंक्स की जो ब्रांचेस थी वो ओपन कर दी गई, जहाँ पर पहले बैंकिंग का रीच नहीं था। फिर आपकी अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो नेशनलाइजेशन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इम्पैक्ट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होने लगे, बैंकिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब वो अमाउंट सेव करेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, राइट। तो दिस वाज इट। आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर वर सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो। नेगेटिव इम्पैक्ट्स मीन्स कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जो वो नहीं अचीव कर पाए नेशनलाइज्ड बैंक, और कहाँ कहाँ उनका वीकनेस रहा। तो एक तो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जब नेशनलाइजेशन किया जा रहा था बैंक्स का, तो देयर वाज वन थिंग इन माइंड कि हमको पॉवर्टी हटाना है, सोशल अपलिफ्टमेंट करना है, लोगों की इनकम बढ़ानी है, वेल्थ जनरेट करनी है, राइट। तो जितना सोचा था उस हिसाब से इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और फिर आपका नेवर सप्रेस्ड प्राइवेट बैंक्स। आप जानते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनको compete करना मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट इज़ अ बिग फैक्टर की, ठीक है, प्रॉफिट एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो जब इन प्राइवेट बैंक्स को या किसी भी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, और एनकरेज हो जाते हैं अपनी सर्विसेज को बेटर करने के लिए, या फिर अपनी किसी भी तरह के, मतलब सर्विसेज ही क्यों या कोई और भी प्रोड्यूस है, राइट, तो उन्हें बेटर बनाने के लिए। लेकिन जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स है, इनका जो कंसर्न है दैट इज़ सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट कमाना इनका वेलफेयर, इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है और पब्लिक में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा है, तो यहाँ
पे एनकरेजमेंट नहीं है उस लेवल का कि ये लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हाथ पैर मारे, राइट। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे वो प्राइवेट बैंक से आगे कभी बढ़ नहीं पाए। फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, राइट। क्योंकि आपका क्या है कि लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, राइट। तो उन्हें ये सारी चीज़ें झंझट लगते हैं कि जैसे बैंक्स में जाओ, अपने पैसे उन्हें दो, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आता है नहीं आता है, वो सारी चीज़ें रहती है। तो ये पॉवर्टी के भी कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण और एक लैक ऑफ एजुकेशन के भी कारण आप कह सकती हो कि देयर वॉज नॉट दैट लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन विच वी वांटेड टू सी। लेकिन आपका जो ये जन धन योजना है, इसके बाद काफ़ी एक इम्पैक्ट देखने मिला है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। वहीं अब हम बात करते हैं आज के डेट में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं जो काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्रेजेंटली, तो देर आर 12 PSUs विच आर सर्विंग इन दिस सेक्टर। जी हाँ, ये पहले इनका जो नंबर है इट वाज 22, जिसमें कि आपकी SBI भी शामिल थी और उसके 5 एसोसिएट्स भी सर्व कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन फिर उसके बाद क्या है, अब मर्जर होना शुरू हो गया है। अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो 2017 से गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैंक्स को मर्ज कर रही है, यानी कि जितने भी छोटे छोटे बैंक्स हैं उन्हें बड़े बैंक्स में मर्ज कर रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो NPAs बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। NPAs होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो क्या है, दे वर मेकिंग लॉस। तो जितने भी छोटे छोटे लॉस मेकिंग बैंक्स थे उन्हें बड़े बैंक्स के साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। मर्जर से क्या बेनिफिट होता है कि जो ये छोटे छोटे बैंक्स, लॉस मेकिंग बैंक्स होते हैं, इन्हें उभरने का एक मौका मिल जाता है जब इनको गुडविल मिलती है बड़े बैंक्स की। जैसे कि अगर हम बात करें SBI, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये बड़े ही नामी बैंक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने से पहले हमारे एक मन में एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी रहता है, बिकॉज दीज बैंक्स कैन नॉट फेल। मतलब काफ़ी टाइम से ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो छोटे छोटे बैंक्स को भी क्या होता है, फिर इनका नाम यूज़ करने की जब परमिशन मिल जाती है तो इन्हें उसी के साथ उनका गुडविल भी मिल जाता है। तो दिस इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मर्जर कि किस तरह से फिर छोटे बैंक्स भी उभर कर आते हैं। तो सबसे पहले 2017 में जो SBI में मर्ज किए गए थे 5 उसके एसोसिएट्स और एक महिला बैंक, वो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। वहीं अब हम बात करते हैं 2019 के मेगा मर्जर के बारे में। इस मेगा मर्जर में 10 बड़े PSUs को क्या किया गया था, 4 लार्ज बैंक्स में मर्ज कर दिया गया था। यानी कि 10 अलग अलग PSUs को 4 लार्ज बैंक्स बना दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना दिया गया, जिसमें एक था पंजाब नेशनल बैंक और उसमें मर्ज होने वाले 2 बैंक्स कौन से थे, OBC एंड यूनाइटेड बैंक। और इसी के साथ पंजाब नेशनल बैंक बन गया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। और वहीं अगर हम बात करें कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक की, तो सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया और कैनरा बैंक बन गया 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। वहीं अगर हम बात करें आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की, तो इन्हें मर्ज कर दिया गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बन गया 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। और वहीं अगर हम बात करें इलाहाबाद बैंक की, तो उसे मर्ज करके बना दिया गया इंडियन बैंक और ये बन गया 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मर्जर। आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कौन से बैंक को किस बैंक में मर्ज किया गया था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि देयर आर ओनली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मर्जर, कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं इसके। जैसे कि जो छोटे बैंक्स हैं, जो लॉस मेकिंग बैंक्स हैं, वो बड़े बैंक्स की बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। अगर
छोटे बैंक्स बहुत सारे एनपीएज़ लॉसेस लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो एग्जिस्टिंग बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट की जो तस्वीर है उसको कहीं न कहीं बिगाड़ देंगे। तो दिस इज़ अबाउट मर्जर्स। अब हमारे जो ये मर्जर हुए थे 2019 में जो मर्जर हुआ या 2017 में, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं ये तो टाइम के साथ देखने मिलेगा, राइट। अभी क्या होता है कि 2019 में ये मर्जर हुए और अभी देखो 2020 में वी आर फेसिंग कोविड-19, राइट। और इसकी वजह से क्या है, ऑलमोस्ट हर देश की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी डगमगा गई है। तो इसलिए अभी तक ये चीज़ इवैल्यूएट कर पाना कि जो ये मर्जर का डिसीजन था गवर्नमेंट का, हाउ इम्पैक्टफुल इट वाज, तो ये चीज़ डिसाइड करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।